हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विवेक और आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके पास क्या है, पॉलीगन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में लास्ट जो एग्ज़ाम आया उसमें तो उसने हद कर दिया है। कोई 7-8 क्वेश्चन टैट के पेपर में डायरेक्ट यहीं से डाल दिए हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टैट का एग्जामिनेशन देने जाओगे उसके लिए। तो लेट्स स्टार्ट। पॉलीगन्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पॉलीगन से आप क्या समझते हो? एक क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस वो कैसे हो सकता है? आपके पास कोई ट्रायंगल हो सकती है, आपके पास कोई रेक्टेंगल हो सकती है, आपके पास कोई पेंटागनल हो सकता है, आपके पास कोई हेक्सागन हो सकता है। ठीक है, आपके पास कोई ट्रायंगल हो सकता है, देन आपके पास कोई रेक्टेंगल हो सकता है, आपके पास कोई पेंटागन हो सकता है, आपके पास कोई हेक्सागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है आपके पास। इसके अलावा आपके पास हो सकता है हेप्टागन। याद करना इनको, पेपर में मैं डालूंगा, आपको बताऊंगा मैं कि कौन से क्वेश्चन आए हैं। हेप्टागन हो सकता है। हेप्टागन के बाद आपके पास ये इसमें जिसमें 7 हमारे पास 7 लाइंस होती हैं, क्लोज लाइंस होती हैं, उनको हम हेप्टागन बोलते हैं। अगर मेरे पास 8 लाइंस होंगी तो मैं उसको क्या बोलूंगा? ऑक्टागन बोलूंगा। अगर मेरे पास 9 लाइंस होंगी तो मैं उसको बोलूंगा आपके पास नैनोगन बोलूंगा। अगर मेरे पास 10 होंगी लाइंस तो मैं उसको डेकागन बोलूंगा। ठीक है, ये 10 तक आपको याद करना है। सबसे पहले होती है ट्रायंगल। देखो, क्लोज सरफेस होता है, अगर मैं 2 लाइंस लू ना, दे आर नॉट पॉलीगन। पहली बात, ठीक है, एटलीस्ट 3 लाइंस चाहिए पॉलीगन बनाने के लिए। एंड पॉलीगन जो होता है उसमें क्या होता है? सबसे पहले ट्रायंगल हमारे पास आता है, फिर हमारे पास रेक्टेंगल आता है, उसके बाद हमारे पास पेंटागन आता है, उसके बाद आपके पास हेक्सागन आता है। हेक्सागन जिसमें 6 लाइंस होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हेक्सागन आता है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है? हेप्टागन आता है, उसके बाद ऑक्टागन आता है, नैनोगन आता है और डेकागन आता है। 10 के 10 याद कर लो अच्छे से। पेपर में लास्ट टाइम पूछ लिया था डेकागन के बारे में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, पहली बात। सेकेंडली हम बात करेंगे कुछ फॉर्मूलाज के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो आपके पास फॉर्मूला यहाँ पे प्रेजेंट है ना, वो मैं बताऊंगा आपको कि नंबर ऑफ डायगोनल्स, कितने डायगोनल्स होते हैं किसी भी जो क्लोज सरफेस होगा उसमें, कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है वो पेपर में आपसे। आपको बोलेगा डेकागन है आपके पास, डेकागन है जिसमें 10 लाइंस होती हैं। डेकागन में आपको पता है, बताओ कि इसमें कितने, आपके पास कितने इसमें डायगोनल्स हैं, इसके कितने डायगोनल्स हैं। तो क्या करोगे फिर? क्या बोलते हैं इसको, ड्रॉ करके फिर डायगोनल्स बनाने लगोगे, नहीं काउंट कर पाओगे। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल जैसा फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आपके पास है n इंटू n-3 डिवाइड बाय 2। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो। क्या? n इंटू n-3 डिवाइड बाय 2 नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला है ये। अगर आपके पास डेकागन दिया है तो यहाँ पे n कितना है? 10 है, 10 लाइंस है, n इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10-3 डिवाइड बाय 2, दैट इज 10 इंटू 7 डिवाइड बाय 2, दैट इज 35। राइट, दैट इज 35। तो इतने डायगोनल्स होंगे किसमें? डेकागन में। राइट, सिंपल। ओके, इसके अलावा हम एक यहां पे पढ़ने वाले हैं कि सम ऑफ जो इंटरनल एंगल होंगे किसी भी
किसी भी क्लोज सरफेस में, ट्रायंगल में, रेक्टेंगल में, आपके पास पेंटागन में, ठीक है, जितने भी सम ऑफ इंटरनल एंगल का भी फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है, जो कि आपके पास है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है। अच्छा, यहां पे आपको ये पता है कि जो ट्रायंगल होती है ना, उसके सम कितना होता है एंगल्स का? 180 डिग्री। सबको पता है ये बात। जो रेक्टेंगल होती है उसका कितना होता है? 360 डिग्री। निकला कैसे? फॉर्मूला देख लो, n-1, यहाँ पे कितनी है? 3 है, तो 3 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, जो कितना हो गया? 180 डिग्री, क्योंकि ये तो 1 हो गया। 360 के बारे में बात करते हैं। 4 है यहाँ पे, 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो ये 2 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 180 कितना हो गया? 360 डिग्री। इसी टाइप में जितने भी आपके पास ये बढ़ते चलेंगे, जितने भी होंगे, उनमें अगर मेरे पास आपसे पूछेगा कि सम ऑफ इंटरनल एंगल्स कितना होता है, तो वो होता है आपके पास n-2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। सिंपल एज दैट। अगर मुझे एक एंगल का निकालना है, अगर मुझे बोलना है ईच इंटरनल एंगल के बारे में, सिंपल है, n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स है ना, तो मैं इसको बस डिवाइड कर दूंगा किससे? 180 डिग्री डिवाइड बाय n कर दूंगा। मेरे पास क्या आ जाएगा? ईच इंटरनल एंगल, पर इंटरनल एंगल क्या होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चंस में से है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा वो, आपके पास कोई हेक्सागन देगा, ठीक है, अब जिसमें 6 लाइंस हैं, आपसे पूछेगा वो कि इसके इंटीरियर जो एंगल है उनका सम कितना होगा। आप थोड़ी बता सकते हो ऐसे, आपको क्या ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 6 है, तो 6 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 180 डिग्री, दैट इज 0 2 3 7 720 डिग्री हो जाएगा। सिंपल है, समझ सकते हो, कोई ऐसा बहुत बड़ा हम यहाँ पे लॉजिक नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्मूलाज हैं, ध्यान तो रखने पड़ेंगे। बहुत फॉर्मूलाज हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन आपको एक बार अगर याद हो गए तो जीवन सफल है आपका। ओके, जब हमने इसके बारे में पॉलीगन्स के बारे में बात कर ली, तो अब ट्रायंगल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ट्रायंगल शेप आप सबको पता है, ट्रायंगल के बारे में थोड़ी सी हम यहाँ पे बात करेंगे। क्या? एक तो इसके जो एंगल होते हैं उसका सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये मैंने आपको अभी भी बता दिया, फॉर्मूला मैंने बता दिया, क्या? n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, एरिया बहुत इंपॉर्टेंट। एरिया जो होता है वो होता है हाफ इंटू बेस। आपको पता है ना, बेस ये है, दिस इज बेस, ठीक है, एंड दिस इज परपेंडिकुलर हाइट मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर, आप इसको डिस्टेंस ले लो या हाइट ले लो, जो मर्जी ले लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो ये होता है क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, इजी। इसके अलावा एक हम ना राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, जहाँ पे एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास एक तो पाइथागोरस है, जो यहाँ पे ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। फॉर्मूला है पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आप लोगों को याद है अच्छे से। ओके, मैं इसको यहीं पे छोड़ूंगा। हम अलग से कभी अगर मुझे अभी टाइम लगा तो मैं अलग से आपको ट्रिग्नोमेट्री पे एक लेक्चर दे दूंगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं, लेकिन लास्ट जो 2-3 एग्जाम हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन डाला हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन डाला हुआ है, जो आप आराम से अपने आप कर सकते हो। तो मैं आपको वैसे मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक लेक्चर उस पर दे दूं। तो आप यहाँ पे इसके बारे में समझ गए होंगे, ट्रायंगल के बारे में। यहाँ पे जो हमने ना सबसे इंपॉर्टेंट बात करनी है, वो हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगल्स के बारे में। वो 4 टाइप की होती हैं। सबसे पहला
जो हम बात करेंगे रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे हम, जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है, 4 साइड्स होती हैं जिसकी। ये ना मेन 4 टाइप की हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात जो करते हैं वो हम बात करते हैं पैरेललोग्राम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पैरेललोग्राम के बारे में। सबको पता है पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम कौन सी होती है? जिसकी आमने सामने की जो लेंथ है वो इक्वल होती है, आमने सामने का लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। सारी इक्वल नहीं होती हैं, कौन सी? आमने सामने की लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। एंड जो ये डायगोनल्स होते हैं, जो ये डायगोनल्स हैं वो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं। इस जो यहाँ पे एंगल बनता है ना, एंगल बाइसेक्टर का मतलब है यहाँ जो एंगल बनेगा उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर मैं इसको ए बी सी डी मानूं, अगर मैं इसको ए बी सी डी मानूं तो यहाँ पे, और इस सेंटर पॉइंट को अगर मैं ओ मानूं जहां पे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होता है एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ बी होता है। लेकिन ये सारे डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस इक्वल होता है। किस केस में बारे में बात करें? हम पैरेललोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, हम पैरेललोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने जो इंपॉर्टेंट बात करनी है वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है वो होता है आपका बेस इनटू हाइट, ठीक है। हाइट जो लेते हैं ना हम ये लेते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दिस हाइट, इस हाइट को लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहां से यहां तक की जो परपेंडिकुलर हाइट होती है वो होती है हाइट, और बेस तो ये है ही, बेस तो ये है, आप समझ सकते हो, दिस इज बेस। तो बेस इनटू हाइट क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में पूछते हैं क्वेश्चन फॉर्मूलाज पे। ये तो हमने बात की किस बारे में? ये अभी हमने बात की पैरेललोग्राम के बारे में, रोम्बस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में जब हम बात करने लगते हैं ना, तो ये पैरेललोग्राम की तरह ही होती है। इसमें सिर्फ एक फर्क हमारे पास पड़ता है, वो ये है कि इसकी जो सारी साइड्स होती हैं ना वो बराबर होती हैं। एवरी साइड इन दिस इज इक्वल। यहाँ पे क्या हो रहा था? सिर्फ आमने सामने की साइड्स इक्वल हो रही थी। यहाँ पे सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और जो ये लाइंस होती हैं डायगोनल, ये एंगल बाइसेक्टर होती हैं। जो अभी पेपर हुआ है, लास्ट जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें कोई 5 क्वेश्चन है रोम्बस पे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये पैरेललोग्राम की तरह ही होती है। फर्क क्या पड़ता है यहाँ पे? फर्क देखो, यहाँ पे सिर्फ आमने सामने की लाइंस इक्वल हो रही थी, यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज इक्वल होती हैं, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर होते हैं जो डायगोनल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। जो डायगोनल्स होते हैं ना, डायगोनल्स को मैं अगर डी से रिप्रेजेंट करूं तो डायगोनल्स जो होते हैं यहाँ पे भी डायगोनल्स नॉट इक्वल टू होते हैं। यहाँ पे भी डायगोनल्स क्या है? मैंने आपको बोला इक्वल नहीं है। यहाँ पे भी डायगोनल्स नॉट इक्वल होते हैं, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज होती है वो ये कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं जहां पे ये बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे नहीं बनाते हैं। रोम्बस जो होती है वो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं सेंटर पॉइंट। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इसका एक तो एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? वो आपके पास होता है डायगोनल्स का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। जो रेम्बोस के साइड जो होती है ना, साइड का फॉर्मूला होता है आपके पास। अगर मेरे पास डायगोनल्स दिए हुए हो तो साइड का फॉर्मूला होता है अंडर ऑफ d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। एंड पेरीमीटर का होता है
एंड पेरीमीटर होता है आपके पास 2 इंटू अंडरूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। इसके अलावा दो चीजें और हैं, एक आपके पास है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन से होते हैं? जिसमें जो है वो आमने सामने की जो लाइंस हैं वो इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल सबको पता है। देखो पैरेललोग्राम में ये है कि पैरेललोग्राम ना टिल्टेड है, ठीक है। जैसे रेक्टेंगल ये है और तो पैरेललोग्राम को धक्का दे दिया थोड़ा सा, दैट्स इट। इतना ही फर्क है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में, ठीक है। इसमें जो है वो अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा, एक तो ये डायगोनल्स के बारे में हम बात करेंगे, तो यहाँ पे आपके डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, रोम्बस में भी डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। रेक्टेंगल के केस में डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं, पहली बात। दूसरा, ये सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, सारे के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। इस केस में ऐसा नहीं होता आमने सामने वाले एंगल, दैट इज अगर मैं बोलूं आपको तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होता है एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होता है। लेकिन इस केस में ये सारे के सारे एंगल जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक आपके पास क्या बचता है, दैट इज स्क्वायर होता है। स्क्वायर होता है जिसमें क्या होता है, सारी की सारी लाइंस जो हैं ये इक्वल होती हैं, सारी की सारी लाइंस इक्वल होती हैं, तो डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, इनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंड अगर मैं इसके एरिया का फॉर्मूला लिखूं तो ये इसकी मान लो लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है, तो फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाता है। एंड सेम इस केस में भी वही होता है, क्या, एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाता है। एंड मीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। इस केस में जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, ए स्क्वायर, क्योंकि सारी साइड्स बराबर होती हैं तो ए स्क्वायर ही फॉर्मूला हो जाता है। एंड पेरीमीटर का फॉर्मूला जब मैं लिखूंगा तो वो हो जाएगा आपके पास 4 इंटू ए, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलेस आपने देख लेना। अच्छा, इसी के बेस पे अब क्वेश्चन करते हैं। राइट, तो ये फॉर्मूलाज पढ़ लेना अच्छे से। अब एक चीज जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है हमारे पास सिलेंडर होता है, ठीक है। सिलेंडर के लिए आप एक चीज समझो, जो सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर के लिए एक चीज समझो कि ये मेरे पास एक प्लेन पेपर है जिसको मैं रेक्टेंगल भी बोल सकता हूँ, मेरे पास पेपर है जिसको मैं रेक्टेंगल बोल सकता हूँ। रेक्टेंगल को जब हम ऐसे मोड़ देते हैं ना, ऐसे इस शेप में जब हम उसको मोड़ देते हैं तो दिस इज आपका सिलेंडर, ये आपका सिलेंडर बनता है। तो इसमें क्या क्या होता है, ठीक है, एक तो ऊपर वाला सर्कल होगा, एक हमारे पास नीचे वाला सर्कल होगा यहाँ पे, राइट, और एक हमारे पास ये लेंथ होगी। लेंथ तो वही होगी जो हमारे पास जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ होती है, ठीक है। कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे हम यहाँ पे, वो आप देखना। एक हम पढ़ते हैं क्या, सरफेस एरिया का। सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया का पढ़ते हैं, जो इसका एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, एक हमारे पास टोटल सरफेस एरिया होता है, दोनों में फर्क होता है, ठीक है। तो हम दो फॉर्मूले यहाँ पे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एक हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया होता है, एक हमारे पास टोटल सरफेस एरिया होता है। अब लेटरल सरफेस एरिया के बारे में समझो, ये आपका रेक्टेंगल है, इसी को मैंने मोल्ड करके क्या बनाना है, सिलेंडर बनाना है, ठीक है, सिलेंडर बनाना है। तो जब मैं इस वाले, सिर्फ यही वाले सरफेस के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो ये, इसको मैं लेटरल सरफेस एरिया बोलता हूँ, जो ये वाला सरफेस होगा। अगर मैं ऊपर के दो सर्कल्स के बारे में भी बात करूंगा,
ठीक है। ऊपर के जो मेरे पास सर्कल्स होंगे तो ये वाला सर्कल और इस सर्कल, इनका भी अगर सरफेस एरिया मैं इसमें ऐड कर लूंगा तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है मेरे पास। अब मैं बात करता हूँ किसके बारे में, लेटरल सरफेस एरिया के बारे में बात करता हूँ। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, तो एक तो ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। अभी पढ़ा हमने, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो देखो जो इसकी ब्रेड्थ है ना वो तो चेंज नहीं हुई, ठीक है। जब मैंने इसको फोल्ड भी किया तो इसकी जो हाइट है, जो इसकी ब्रेड्थ है वो तो सेम रही। तो ब्रेड्थ को मैं यहाँ पे एज अ हाइट ले लेता हूँ, तो बी की वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो कितनी हो जाती है, एच हो जाती है। लेकिन अब मैं एल के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या, लेंथ के बारे में, जो इसकी लेंथ है। अब जो ये लेंथ है, वैसे तो ये एल है, लेकिन अब क्या हो गया है, इस लेंथ की वजह से की जगह यहाँ पे क्या बन गया, सर्कल बन गया है, ठीक है। तो मैं सर्कल के बारे में बात करूंगा यहाँ पे। इस सर्कल का रेडियस अगर मैं आर मानूं तो इसकी जो इसका जो पेरीमीटर होगा, इसकी जो लेंथ होगी वो लेंथ अब एल नहीं रहेगी, क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। 2 पाई आर समझते हो, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। अब जो लेंथ होगी वो पेरीमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगी। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपके पास, दैट इज 2 पाई आर एच। सिंपल, याद नहीं करना है, ऐसे को समझोगे तो दो चीजें क्लियर हो जाएंगी तुम्हारी। एक तुम्हारा कॉन्सेप्ट रेक्टेंगल के बारे में, ठीक है, दूसरा तुम्हारा कॉन्सेप्ट सिलेंडर के बारे में। सेकेंडली हम बात करते हैं, अब हमने बात की कि अभी तक हमने जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाले सरफेस एरिया के बारे में बात की है। अब मैं सर्कल्स को भी ऐड करने वाला हूं यहाँ पे, ठीक है। तो एक ये तो होगा ही क्या, 2 पाई आर एंड एच, प्लस इसमें कौन से एरिया जुड़ेंगे, दो, एक ये और एक ये। मतलब सर्कल का एरिया क्या होता है, आप सबको पता होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन अब एक नहीं है, दो दो सर्कल है, तो दो दो सर्कल मतलब 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स यहां से जो कॉमन आएगा वो आएगा आपके पास 2 पाई, और साथ में एक आर कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा आपके पास, एक बचेगा एच प्लस आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। एक हम बात करेंगे यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है, पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आज की डेट में। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बस ये आपके पास देखो कोई सिलेंडर है, ठीक है, दिस इज योर सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होता है, एक होती है आपके पास हाइट, जिसके बारे में हम यहाँ बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, हाइट के बारे में। एक होता है जो ये सर्कल है ना, इनका रेडियस, ठीक है, जो कि आर से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। तो जब भी हम वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम से तो आप समझते हो ना, जो उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, सीधी सी बात, सिलेंडर के अंदर जितना पानी आ सकता है वो उसका वॉल्यूम है। तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आया था आपका, ये आपके यहाँ पे देख लो, 21 के एग्जाम में आया हुआ पेपर है ये। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको देखो, अगर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं होने वाला है। टोटल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर और उसमें अंदर आर प्लस एच, हमने पढ़ा अभी। इसमें सिर्फ रेक्टेंगल नहीं यूज होता है, ऊपर नीचे के दो सर्कल भी ऐड होते हैं टोटल सरफेस एरिया में। तो टोटल सरफेस एरिया कितना दे के रखा है आपके पास, 968 इज इक्वल टू 2 पाई की जगह 22/7 डाल लो। रेडियस की वैल्यू आपके पास दी हुई है कितनी, आर की वैल्यू है आपके पास 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या डाल दो, 7 सेंटीमीटर इनटू यहाँ पे 7 प्लस एच की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। आपका आंसर निकल जाएगा, यहाँ से आराम से कैलकुलेशन आप कर सकते हो। अगर करनी है तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे, 44 इंटू 7 प्लस एच, दैट इज योर 968 इज इक्वल टू 82
8308 प्लस 44H। ठीक है, ये इस साइड चला गया, मतलब ये इससे माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 660। तो आपके पास हो जाएगा H इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 44। तो ये इनको हम डिवाइड करेंगे जब, तो ये आपके पास आएगा 11 से कर लेते हैं, ये आपके पास 4 आ जाएगा, ये आपके पास 60 आ जाएगा, ये आपके पास 2 आ जाएगा, ये आपके पास 30 आ जाएगा, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 15। तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 15। सिंपल, एक फॉर्मूला याद होगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे वैल्यू देख सकते हो कितनी आ रही है आपके पास आंसर, आंसर इज 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द rectangle paper of a width 14 सेंटीमीटर। अ रेक्टेंगुलर पेपर, एक पेपर है रेक्टेंगुलर जिसकी जो विड्थ है, वो है आपके पास 14 सेंटीमीटर, इज रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ। इसके विड्थ के लॉन्ग इसको रोटेट कर दिया और एक सिलेंडर बना दिया विद रेडियस। तो आपके पास क्या क्या दे दिया है, तो विड्थ यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी विड्थ थी, यही होगा ना, जो ये विड्थ थी वो क्या होगी, अब इसकी जो हाइट है सिलेंडर की वो भी वही होगी। एंड आपके पास सेकेंडली रेडियस दे दिया कितना, 20 सेंटीमीटर। फाइंड आउट करने को बोला है, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बताना चाहिए, जो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर आपके पास एच दे दिया है, आर की वैल्यू आपके पास है दी हुई, आप निकाल लो 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू है आपके पास 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 14। एच की वैल्यू 14 है, 7 2 जा, ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 800 मल्टीप्लाई बाय 22, जो आपके पास आ गया 616700। ये आपके पास आंसर आ गया। तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 17600 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल, आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, 21 के ही पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल, तो आपके पास ये आपके पास ऑप्शन है, ऐसे कंफ्यूज करता है ऑप्शन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट ऑफ अ सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज। अब एक आपके पास सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें दी है आपके पास। एक दिया है द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट फाइंड आउट करनी है, स्टेटमेंट पढ़ना, हाइट द हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होगी, हुज वॉल्यूम इज, जिसका वॉल्यूम मेरे पास दिया है 1.54 मीटर, एंड जो डायमीटर दिया है, डायमीटर क्या होता है, सर्कल का पूरा एरिया जो दिया है वो दिया है 140 सेंटीमीटर। इसका मतलब है इसका रेडियस कितना है, दैट इज आपका 70 डिवाइड बाय 2 ना, 70 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। वॉल्यूम आपके पास ये दिया हुआ है, फाइंड आउट आपके पास हाइट करनी है, तो आपके पास सबसे पहले फॉर्मूला होना चाहिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, राइट। अब यहाँ पे वॉल्यूम ना मीटर में दिया हुआ है और जो आपके पास रेडियस है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो आप किसी एक को कन्वर्ट कर लो, मीटर क्यूब होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 70 सेंटीमीटर को चेंज करते हैं, क्यों, क्योंकि मेरा आंसर किस में है, मीटर्स में है। तो इसको जब मैं चेंज करूंगा तो मीटर्स में चेंज करना है, तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा ये, तो आपके पास क्या बन जाएगा ये 0.7 मीटर, राइट। अब वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, तो वॉल्यूम होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.54 इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू कितनी है 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय एच। 7 से यहाँ पे कितना 0.1 आ जाएगा, तो ये आपके पास हो गया 1.54 डिवाइड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 0.0
7 इज इक्वल टू एच। इसका भी बचा ना 1/10, तो वो भी यहाँ पे चला गया। अब ये पॉइंट्स आपस में कैंसिल हो गए, आपको पता है ना। इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं अगर ऊपर लेके जाऊँ, मल्टीप्लाई बाय 100, ये भी 2 10 क्या आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों कैंसिल हो गए, मतलब इसके पॉइंट्स खत्म हो गए हैं। अब मेरे पास यही बचा है। तो इसको अगर मैं देखूंगा तो ये इक्वल होते हैं दोनों। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मीटर आ गई आपके पास। सिंपल है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर पॉलीगन इज 2.5 सेंटीमीटर। जो एक साइड है ए ले लेता हूं मैं, वो है 2.5 सेंटीमीटर, जितनी भी साइड्स हैं इन लेंथ। इफ द पेरीमीटर में अगर बोलूं कि 12.5 सेंटीमीटर है, देन हाउ मैनी साइड्स आर इन द पॉलीगन। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ट्रायंगल के बारे में बात करूं, ठीक है, अगर मैं ट्रायंगल को ऐसा ट्रायंगल मानूं जिसकी सारे साइड्स इक्वल हैं, तो इसका जो पेरीमीटर होता है ना, वो होता है a प्लस ए प्लस ए। सारी साइड्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसने बोला है कि ये कौन सा पॉलीगन बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिया है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस है, मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा 2.5 सेंटीमीटर से। मेरे पास साइड्स आ जाएंगी, क्योंकि इन्हीं साइड्स को ऐड करके क्या आ रहा है, 12.5 आ रहा है। तो इसी से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 5 साइड्स, मतलब पेंटागन मेरे पास प्रेजेंट है यहाँ पे, जिसकी 5 साइड्स हो जाएंगी। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमीटर ऑफ अ रोम्बस इज आर 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दिए हैं D1 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड D2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द पेरीमीटर। पेरीमीटर के बारे में मैंने आपको बताया, पेरीमीटर में एक दो फॉर्मूला हमने पढ़े। पेरीमीटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो इक्वल टू 2 इंटू अंडर पी स्क्वेयर P1 स्क्वेयर प्लस P2 स्क्वेयर, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर 15 का स्क्वायर मेरे पास हो गया 25 एंड 225 प्लस इसका स्क्वायर मेरे पास हो गया 900, राइट। तो मेरे पास आ गया 2 अंडर, ये हो गया आपके पास 5 2 एंड 9 एंड 11, तो 1125 आपके पास हो गया यहाँ पे, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय, ये आपके पास बन जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना चलते हैं। चलो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और सिखा देता हूँ, क्या स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको हेल्पफुल हो जाएगा। अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूंगा, उसके नीचे ये लिख लूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 2-2 के पेयर्स में, लास्ट से स्टार्ट करना है, ध्यान रखना इस बात को, लास्ट से स्टार्ट करना, 2-2 के पेयर में। अब यहाँ पे 2 बज रहे हैं, कई बार एक ही बचता है फ्रंट में, 2-2 के पेयर्स में इसको मैं ब्रेक कर लूंगा। उसके बाद मैं देखूंगा सबसे आगे मेरे पास क्या टर्म है, 11, राइट। इसके जो जिसका स्क्वायर इसके सबसे नजदीक है, जैसे अब यहाँ पे मैं 3 का स्क्वायर देखूं तो 3 3 जा 9 होता है, तो वो इसके करीब है, तो मैं इसको 3 से करूंगा एंड ऊपर भी यहाँ पे 3 ही लिखूंगा। 3 3 जा 9 होता है और इसको माइनस कर लूंगा, तो बनेगा मेरे पास 2, और ये पूरी की पूरी टर्म्स आएगी जो मैंने ग्रुप्स बनाए हैं, पूरे पूरे ग्रुप्स आएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके पास अब 225। यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखते हैं इन दोनों का सम, जो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखी और इससे ऊपर जो यहाँ पे वैल्यू लिखी, इन दोनों का सम दैट इज 6 हो जाएगा। 3 + 3 6। यहाँ पे एक वैल्यू मुझे ऐड करनी है, ठीक है, जो वैल्यू इस वैल्यू के नजदीक ले जाए इस पूरी टर्म को। लाइक यहाँ पे अगर मैं 2 डालूंगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 ही डालना पड़ेगा, सेम ही टर्म से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4 एंड 6 2 जा 12। ये इसके नजदीक तो नहीं गया, अभी 3 से करता हूँ, तो यहाँ पे अगर 3 डालूंगा तो मुझे 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। 9 और 18, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि मैं नजदीक जा रहा हूँ। अगर मैं 4 से करता हूँ तो मुझे 4 से ही मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 6
ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं किस पे जाऊँगा, 3 पे जाऊँगा, तो आपके पास यहाँ पे कितना आएगा 3 एंड आपके पास आएगा 189, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो इसके आगे पॉइंट में कुछ आएगा, लेकिन 33 के अराउंड आ रहा है और मेरे पास जो ऑप्शंस हैं वो मेरे पास 94 सेंटीमीटर, 96, 98 सेंटीमीटर है, तो इसका आंसर है नन ऑफ दिस, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, सिर्फ एक फॉर्मूला आपको पता होगा तो हो जाएगा। बोला है द एरिया ऑफ रेम्बोस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर and one of the side diagonal is 16 centimeter, find the other diagonal। सिंपल, क्या एरिया का क्या फॉर्मूला है, वो है डायगोनल दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। तो एरिया दे दिया है यहाँ पे 240 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय d2 ही रहने देता हूँ डिवाइड बाय 2, 2 साइड से यहाँ डिवाइड कर लेता हूँ, यहाँ पे 8 आ गया, 8 से इसको डिवाइड कर लेता हूँ, 8 3 जा, तो आपके पास आंसर कितना आ गया d2 इज इक्वल टू 30। देख लो, आपको फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट आंसर है, फॉर्मूला पता है, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द पैलोग्राम ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑन द सेम बेस। अब मेरे पास एक पैलोग्राम है, पैलोग्राम कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा टिल्टेड होता है ये, राइट, दिस इज योर पैलोग्राम। इसने बोला कि इसी बेस पे, जो ये आपका बेस है, जो ये बेस है पैलोग्राम का, इसी बेस पे अगर मैं एक ट्रायंगल बना लूं जो इसी में, लेकिन इसी में हो, इसी शेप के अंदर हो, बिटवीन द सेम पैरेलल्स, जो दो ये पैरेलल लाइंस हैं इन्हीं के बीच का जो डिस्टेंस लूं और मैं इस पे एक क्या बना लूं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करूं मैं उस पे, तो क्या होगा, देन रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ द टू द एरिया ऑफ पैलोग्राम, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल टू द एरिया ऑफ पैलोग्राम, ये पूछा है हमसे। मैंने आपको जब पैलोग्राम पढ़ाया तो मैंने आपको एक चीज बताई, क्या, एरिया ऑफ पैलोग्राम, ऑफ पैलोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैलोग्राम बताओ क्या होता है, बेस इंटू हाइट, राइट। हाइट कौन सी, परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, और यहां पे भी परपेंडिकुलर हाइट सेम ही है। और मैंने आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल भी बताया, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब क्या पूछा है, रेशियो पूछी है मेरे से दोनों चीजों की। अब ये एक ट्रायंगल है, एक दूसरा ट्रायंगल है। सबसे पहले बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की रेशियो निकालो, फिर उसके बाद पैलोग्राम से, दैट इज बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट कैंसिल हो गए, तो ये बचा आपके पास 1 रेशियो, ये 2 वहां चला गया तो 1 रेशियो 2। तो आपका जो आंसर आएगा वो आप 1 रेशियो 2 लिख लो या 1/2, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ ट्रायंगल एंड अ पैलोग्राम आर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, अभी हमने ये क्वेश्चन किया, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैलोग्राम हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। समझ रहे हो ना इस बात को, क्यों, क्योंकि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन जो एरिया ऑफ पैलोग्राम होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। दोनों में यही फर्क है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्शन इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर इक्वल। मान लिया ये एक स्क्वायर मेरे पास दिया है, एक मेरे पास रेक्टेंगल दिया है, दोनों का एरिया बराबर है। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमें पता है दो टर्म्स यहाँ पे, एक स्क्वायर लिखा है, एक मेरे पास क्या रेक्टेंगल लिखा है। स्क्वायर क्या होता है मैंने आपको बता दिया, जिसकी सारी साइड जो है वो इक्वल होंगी। रेक्टेंगल कौन होगा, जिसकी आमने सामने की साइड्स इक्वल होंगी।
ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, इसमें सारे इक्वल है। अब इसने बोला है कि जो स्क्वायर है ना, साइड ऑफ स्क्वायर है वो है 40 सेंटीमीटर, मतलब इसकी साइड दे दिया 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, ये सारी 40 सेंटीमीटर। और इसकी सिर्फ एक चीज़ दी है, ब्रेड्थ, जो क्या दिया है 25 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, और क्या पूछा है इसकी, ये कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, और बोला क्या है कि दोनों का एरिया जो है वो सेम है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर a रेज टू द पावर 2, सारे एरियाज बराबर होते हैं, इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल l इंटू बी। एरिया ऑफ स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी है 40 का स्क्वायर, इज इक्वल टू लेंथ की वैल्यू कितनी है, लेंथ की वैल्यू हमने निकालनी है, इनटू ब्रेड्थ की वैल्यू दी है 25 सेंटीमीटर। ये यहाँ नीचे चल जाएगा, ये 8 8 जा हो गया 1600 डिवाइड बाय 25 आ जाएगा, इज इक्वल टू एल आ जाएगा। इससे मैं डिवाइड करूँगा 5 से कर लेता हूँ, तो 5 3 जा 15, 10, 5 2 जा तो 5 से फिर से कर लेता हूँ 6 एंड 4, तो आपके पास कितना आ गया आंसर 64 सेंटीमीटर। सिंपल है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, दैट्स द एंड। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आपको इसी पे कुछ और क्वेश्चन चाहिए तो भी मुझे इन्फॉर्म कर लेना, मैं कुछ और क्वेश्चन निकाल के जो आपका थोड़े बहुत डाउट्स जो बचे हैं वो क्लियर कर लें। ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये सारे फॉर्मूलेज अच्छे से पढ़ के जाना पेपर में। अभी ये जो लेक्चर है ना, इसमें मैं एक चीज़ और, ट्राइपिज्म वगैरह कुछ और चीज़ें हैं, 1 2 टर्म्स हैं, ठीक है, उनको अगर ध्यान रखोगे तो एक एक नंबर आराम से बन जाता है तुम्हारे पास, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।